So, good morning again, once everyone. Good morning, everyone. So, first, we need to understand the meaning of regression. सबसे पहले हमें ये रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है उसका मीनिंग समझना है। तो लास्ट ईयर मेरे से किसी ने पूछा था कि सर हम ये टॉपिक क्यों करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने उसको बोला पहली रीज़न ये टॉपिक करने की कि भाई ये सिलेबस में है इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स द फनीएस्ट वे। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न आई वुड से कि रिग्रेशन एनालिसिस ये आपको फोरकास्टिंग में बहुत मदद करता है। ऐसा कोई है जिसको पता है फोरकास्टिंग? आपने वो पिक्चर देखी है? मतलब मैं शाहरुख खान की ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं देखता, लेकिन उसकी उनकी एक मूवी है, ही इज़ अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, उनकी एक मूवी है स्वदेश। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट। ऐसा कोई है? ओके, कुछ अच्छा, किसी ने भी नहीं देखी है ऐसी मूवी। ओके, तो जिन लोगों ने देखी होगी उन्होंने देखा होगा व्हेन शाहरुख खान विजिट्स हिज होम टाउन। ठीक है, अपने होम टाउन में वो विजिट करते हैं, तो एक पर्सन जो है बहुत ही फनी पर्सन, वो आसमान को देख के बताता है कि भाई बारिश होने वाली है कि नहीं होने वाली। दैट वाज क्वाइट फनी। बट वो पर्सन करता क्या है, करेक्ट, अगर आप उस मूवी को गौर से देखें, वो पर्सन सिर्फ आसमान को देखता है और वो अपना अंदाजा बताता है। ठीक है, सो दैट इज आई कैन से इन अ फनी वे द मोस्ट इजीएस्ट मीनिंग कि भाई वो फॉरकास्ट कर रहा है कि चीजें होंगी कि नहीं होंगी। अभी ज़रूरी नहीं है कि जो आप फॉरकास्टिंग करते हैं वो हमेशा सही जाए। करेक्ट, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द डेटा यू हैव। फॉरकास्टिंग जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई डेटा जो है वो कैसा है। आप बोलेंगे सर अभी डेटा क्या है, मैं बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से डेटा और इंफॉर्मेशन। बहुत माइन्यूट सा फर्क है, मैं आपको एक सेंटेंस में समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, सुमित, सुमित आया है? सुमित, आर यू प्रेजेंट? सुमित आया है कि नहीं? ओके, ओके, सुमित 95, 100 ऑफ आउट स्कोर्ड। ठीक है, अभी ये क्या है, ये डेटा है, दिस इज डेटा। देखो बिट्स एंड बाइट्स में आपको दिया है डेटा। ठीक है, अब जब मैं आपको इंफॉर्मेशन बोलूंगा, जब मैं आपको इंफॉर्मेशन बोलूंगा तो ये इंफॉर्मेशन है ना कुछ मीनिंग कन्वे करेगा आपको। ये रॉ डेटा है। ठीक है, द डेटा इज व्हाट, रॉ। ठीक है, अगर मुझे इसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? सुमित कोड 95 आउट ऑफ 100। नाउ सी, ये सेंटेंस कुछ मीनिंग कन्वे कर रहा है आपको। ठीक है, इट इज कन्वेइंग सम मीनिंग टू यू। इट इज कन्वेइंग सम मीनिंग टू यू। बिल्कुल सही साजिद नाचल, कन्वेइंग सम मीनिंग टू यू। इसीलिए आपने देखा रहेगा इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं इट इज ए प्रोसेस्ड डेटा। इट इज व्हाट, ए प्रोसेस्ड डेटा। ये होती है डेटा की मीनिंग। भाई डेटा मतलब क्या, इंफॉर्मेशन मतलब क्या। अब मैंने क्या कहा आपको, बहुत ध्यान से, मैंने क्या कहा? फॉरकास्टिंग किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे। तो डेटा भी क्या है, वो भी मैटर करता है ना भाई। डेटा जो है वो मेरा प्राइमरी डेटा है कि वो मेरा सेकेंडरी डेटा है? आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ तो हमने कभी किया ही नहीं है पहले। बेटा सब किया है तुमने पहले, आज समझोगे पहली बार, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज प्राइमरी डेटा? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है,
प्राइमरी डेटा क्या होता है? एनीवन हु कैन आंसर? ओके, हिनल जी कह रही है कि 12th में किया है उन्होंने। हिनल बता सकते हैं प्राइमरी डेटा क्या होगा? व्हाट विल बी प्राइमरी डेटा एंड व्हाट विल बी सेकेंडरी डेटा? बताइए। जो हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं, वो लकी कह रहा है दैट इज प्राइमरी डेटा। एग्जाम्पल, दैट वी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय आवर सेल्फ। ऐसा जरूरी है मुस्कान? ओके, प्राइमरी डेटा प्रोसेस्ड होता है, सेकेंडरी डेटा अनप्रोसेस्ड होता है। डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड इज प्राइमरी। नहीं मुस्कान, ऐसे तो अगर मैं आपको कहूंगा कि आप एरिथमेटिक मीन ले रहे हैं किसी चीजों का, तो डू यू मीन टू से कि आपने प्राइमरी डेटा यूज किया? शायद ओरिजिनल डेटा। ओके, देखो, आप जो ये गेसेस कर रहे हैं, सबसे पहली चीज ये आती है कि डेटा जो है वो आपका आर्टिकुलेटेड है कि अनआर्टिकुलेटेड है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है। करेक्ट, पहली चीज तो वो आएगी। दूसरी चीज कि प्राइमरी डेटा की जब बात करता हूं, कुछ लोगों ने आंसर किया सर ओरिजिनल डेटा, या जैसे हिनल ने कहा कि सर जो हम लोग पहली बार में एनालिसिस करेंगे या जो पहला डेटा लेंगे। तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। आप सभी को पता है कि अपेरेंटली कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा है। करेक्ट, तो जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, करेक्ट, उसमें से कितने लोग करेक्ट का डेथ हो रहा है और या वो स्वर्ग सुधार रहे हैं। तो जो हमारा बीएमसी है, फॉर एग्जांपल मैं बीएमसी की बात करता हूँ, उल्लासनगर की बात नहीं करेंगे। बीएमसी की अगर बात करूं तो बीएमसी क्या करती है, वो घर घर जाकर जैसे ही उन्हें पता चलता है कोई चीज, तो दे मेक दी काउंट, वो एक एक चीज काउंट करते हैं कितने लोग हुए। हाँ, मैं बीएमसी की बात कर रहा हूँ, काउंट। उल्लासनगर में मैंने कुछ और ही चीजें सुनी है तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा। सो जितने लोगों को हुआ है उसका एक्यूरेट काउंट लेना, करेक्ट, डायरेक्टली उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो आपने काउंट किया ना, एक एक पर्सन को गिना, उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी डेटा। दूसरी चीज, से फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द पीपल स्टडिंग इन नवंबर 2020 अटेम्प्ट। तो मैं जब एवरेज हाइट की बात करूंगा तो मैं उसे फिर प्राइमरी डेटा नहीं कह सकता। आई कैनॉट से दैट थिंग एज प्राइमरी डेटा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। प्राइमरी डेटा इस केस में क्या होगा कि आप खुद जाके मेजरमेंट टेप लिया है आपने, वो मेजरमेंट टेप लेके आप एक एक पर्सन की हाइट जो है वो निकाल रहे हैं। फिर ये जो काउंट मिला हमें कोविड का, ये जो हाइट मिली, इस डेटा को जब मैं इटरेटिवली दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इट्स एन इटरेटिव प्रोसीजर, जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो इसको जब हम प्रोसेसिंग करेंगे ना, जब मैं इस डेटा को प्रोसेसिंग करूंगा, जैसे कि अपेरेंटली कोविड के लिए कौन चीजें प्रोसेसिंग कर रहा है, कौन एनालिसिस कर रहा है? WHO। अभी ये लोग तो नहीं आने वाले ना इंडिया में एक एक प्लेस पे जाके देखने वाले या रिसर्च करने वाले, नहीं। उनको ये डेटा भेजा जाएगा, उनको ये सिम्टम्स भेजे जाएंगे, उनको दवाइयाँ भेजी जाएंगी, वो एनालिसिस करेंगे, वो उस पर्टिकुलर डेटा को करेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे। पूरे एनालिसिस होने के बाद जो वो रिजल्ट देंगे, जैसे कि एवरेज हाइट हो गया, कि भाई क्या होनी चाहिए। ये एवरेज हाइट कब आया? जब मैंने प्राइमरी डेटा को बहुत ही अच्छे से समझा। देखो, प्राइमरी डेटा पूरा का पूरा यूज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें बहुत सारा वेग डेटा भी हो सकता है ना जो मेरे काम का नहीं हो।
तो इसीलिए मैंने आपको पहले डेटा और इंफॉर्मेशन बताया। तो जब हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं तो ये पूरा का पूरा डेटा जो होता है ये कंटेक्स्ट ओरिएंटेड होता है। मतलब किस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही तुषार, आप ऐसा कह सकते हैं। हिनल यस, आप भी ऐसा बिल्कुल कह सकती हैं। करेक्ट। तो सेकेंडरी डेटा बेटा आप तभी ही जा सकते हैं जब आपके पास अच्छा प्राइमरी डेटा है। तो प्राइमरी डेटा अच्छा कब होगा? करेक्ट, जब मुझे वो डेटा से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब जितना हो सके आई नीड टू फिल्टर द डेटा। करेक्ट। अभी क्या मैं ये कह सकता हूं कहीं पर भी अगर प्राइमरी डेटा में एरर आ गया तो वो एरर आपका सेकेंडरी डेटा में रिफ्लेक्ट होगा। करेक्ट। मेरे को किसी ने टेक्स्ट किया था सर प्रोबेबल एरर। बेटा अगर प्राइमरी डेटा में कुछ एरर आया वो एरर कैरियर्ड होगा सेकेंडरी डेटा में। मतलब क्या मैं कह सकता हूं मेरे एनालिसिस जो हैं, मेरे जो एनालिसिस हैं वो फेल हो जाएंगे। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? ठीक है। अभी फॉरकास्टिंग से मुझे हमेशा याद आता है सबसे अच्छी कंपनी जो पहले होती थी, मतलब अभी भी ऐसे नहीं कि अभी नहीं है, दैट इज, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, इट्स फोर्ड। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस कंपनी। पता है आपको? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, हेनरी फोर्ड। करेक्ट। ही इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। करेक्ट। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस। हेनरी फोर्ड इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। ठीक है। अभी एक चीज याद रखना, हेनरी फोर्ड एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, आपने सुना होगा यार अरे ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन की ना सोच बहुत दूर की होती है। ठीक है। उसकी सोच बहुत दूर की होती है। वो लोग है ना 10 years डाउन द लाइन सोचते हैं। आपने सुना होगा ये चीज, दे थिंक 10 years डाउन द लाइन। मतलब वो 10 साल आगे की सोचते हैं। 10 years अहेड दे थिंक। तो हेनरी फोर्थ को पता है कि भाई कितनी कारें बिक सकती हैं, कितनी कारें नहीं बिकेंगी एंड सो ऑन। लेकिन ये पता कैसे चलेगा उसको? देखो फोर्ड तो बेटा बहुत सारे वर्जन्स हैं। करेक्ट। मैं कह सकता हूँ मतलब हेनरी फोर्ड के पास पहले डेटा कैसा होना चाहिए, चलो भाई मॉडल वाइज कोई डेटा होना चाहिए। भाई कौन से मॉडल की गाड़ी बिक रही है। करेक्ट। उसके बाद कौन से रीजन में कौन सी गाड़ी बिक रही है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये तो 4 व्हीलर है। अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूँ तो अगर आप इंटीरियर ऑफ इंडिया में चले जाएं तो उधर आपको किधर भी हायाबूसा, करेक्ट, या निंजा नहीं दिखेंगे। उधर आपको ज्यादातर क्या दिखेगा? स्प्लेंडर, करेक्ट, या विक्टर गाड़ी, या सी डी डॉम, करेक्ट, या आपकी ये एक्टिवा जुपिटर, ये सब दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन रोड्स के अकॉर्डिंगली वो गाड़ीज अफोर्डेबल हैं, वो एवरेज अच्छा देते हैं। आपको पता होगा गाड़ी टू गाड़ी चीजें वेरी होती हैं। जैसे इंडिया में अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आपको मैक्सिमम गाड़ियां जो दिखेंगी वो मारुति सुजुकी की दिखेंगी। रीजन की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन वाइज। आपको मारुति सुजुकी की गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी। करेक्ट। दे ऑब्वियस रीजन से, मेंटेनेंस कम है। करेक्ट। रीसेल वैल्यू ज्यादा है। उसमें भी आपको स्विफ्ट या डिजायर सबसे ज्यादा दिखेगा। कंफर्टेबिलिटी है। फोर्ड की गाड़ियां भी बहुत चलती हैं। तो हेनरी फोर्ड, करेक्ट, उनको पूरा हमेशा एनालिसिस कैसे होता था? पूरा हमेशा एनालिसिस, ही यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड, ही यूज्ड टू मेंटेन दी रिकॉर्ड्स। ये रिकॉर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको फॉरकास्टिंग का। सोचो कि हेनरी जी के 2008 में कुछ 300 गाड़ियां बिकी। करेक्ट, 300 गाड़ियां बिकी। 2009 में 350 गाड़ियां बिकी। 2010 में 450 गाड़ियां बिकी। अब अगर वो एक अंदाजा लगाएं कि 2011 में कितनी गाड़ियां बिकेंगी, तो जब ये एनालिसिस करेंगे तो देन एनालिसिस कैन कम अप टू से सर 475 और 500। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, इट इज एन एनालिस्ट, इट इज ए फॉरकास्टिंग, राइट? एक फॉरकास्टिंग है।
ये देखो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अभी कुशल बोल रहा है 600, तुषार बोल रहा है 550, मैंने बोला 475 या तो 500। आप समझ रहे हैं, इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सी इसीलिए कहते हैं स्टैटिस्टिक्स है ना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए ना आप कभी भी कंफर्म नहीं बता सकते, मैक्स नहीं है ना, ये मैक्स नहीं है। मैंने आपको बोला भाई y इज इक्वल टू 2x, तो आप x का वैल्यू 1 लोगे तो तुम्हें पता है भाई y का वैल्यू 2 ही आएगा। अरे इधर ना x पता है ना y पता है स्टैट्स में हमें, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग टू वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फॉरकास्टिंग वेरी करेगा। अभी हेनरी फोर्थ अंकल को बहुत टाइम से नॉलेज है, तो लॉजिक सी बात है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस उनका फॉरकास्टिंग ज्यादा सही जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो पूरा डेटा मिलता है ना डेटा, हमने कोशिश की कि हम इस डेटा में से अ, कुछ एनालिसिस करके एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप लेके आए जिससे हमारी फॉरकास्टिंग बेटर हो, जिससे हमारी फॉरकास्टिंग बेटर हो, क्योंकि हर बार यार इतना डेटा प्रोसेस करना इट्स रियली डिफिकल्ट। अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट फेमस आपके एग्जांपल्स देता हूँ। गर्ल्स का मुझे पता नहीं वो लोग क्रिकेट देखते हैं कि नहीं। गर्ल्स डू यू वॉच क्रिकेट? बॉयज तो देखते होंगे ज्यादातर। गर्ल्स को मालूम है क्रिकेट नाम का एक स्पोर्ट होता है, वो हमारे इंडिया में बहुत खेला जाता है। सचिन तेंदुलकर को उनका गॉड माना जाता है, करेक्ट। तो उसको रिलीजन भी माना जाता है। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में जो खेलते हैं, वैसे टोटल 15 होते हैं, ठीक है। तो दो टीम है ना मिलकर फील्ड पर आती हैं, उसकी 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, करेक्ट। कीपर भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने देखा रहेगा आईपीएल वगैरह। है ऐसी कोई गर्ल्स जिनको नहीं पता हो? करेक्ट। नहीं, कुछ होते हैं बेटा हनीशा, मैं ऐसे आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, बट एवरी ईयर देर आर फ्यू गर्ल्स हु डोंट लाइक क्रिकेट सो दे डोंट वॉच इट, बट दे डू वॉच अदर स्पोर्ट्स, लाइक दे नो बैडमिंटन वेरी वेल। कुछ गर्ल्स टेनिस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। तो बॉयज का कैसे फुटबॉल क्रिकेट मेजरली होता है, करेक्ट, मेजरली होता है। बट गर्ल्स में आई हैव फाउंड डाइवर्सिटी, नॉट ऑल गर्ल्स लव क्रिकेट, लाइक देयर इज डाइवर्सिटी। गर्ल्स फ्यू लाइक बैडमिंटन, कुछ लोग सानिया नेहवाल के बहुत बड़े फैन होते हैं, करेक्ट। बैडमिंटन में पीवी सिंधु के बहुत एकदम डाई हार्ट फैन होते हैं। सो हेंस आई एम सेइंग, अभी अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं और अगर आपने आईपीएल देखा हो, तो आईपीएल में या किसी भी मैच में आपने ऐसे कुछ पॉपअप जरूर देखे रहेंगे कि भाई अगर रोहित शर्मा और शिखर धवन करेक्ट 100+ रन्स बनाते हैं तो इंडिया मैच जीतता है, ठीक है। फिर ऐसा भी देखा होगा, करेक्ट, वो वैगन व्हील जो दिखाते हैं, करेक्ट, वैगन व्हील, करेक्ट, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि अगर ये ओवर तक ये रन रेट है तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ट्विटर के थ्रू वो लोग रेटिंग करते हैं, ठीक है। या जब भी विराट कोहली सेंचुरी मारता है तो इंडिया मैच जीतती ही जीतती है। सी, तो आपको ये कैसे मिलता है डेटा? आपको क्या लगता है वो लोग इतने स्कॉलर हैं कि इतने सालों का डेटा उन्होंने ऐसे बना करके अपने आंखों के सामने रखा होगा? नहीं, उनके पास वो पूरा डेटा डिजिटल फॉर्मेट। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन नाउ? करेक्ट। सो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो उनके पास एक लैपटॉप आप देखेंगे हमेशा रहेगा जिसमें बहुत पिछले सालों का डेटा जो है वो अवेलेबल होगा। तो उन डेटा में वो कुछ रिलेशनशिप फाइंड करते हैं और वो रिलेशनशिप के बेसिस पे वो लोग आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, करेक्ट। ट्विटर पे ट्वीट्स देखते हैं एंड सो ऑन, राइट। सो फॉरकास्टिंग जब हम कहते हैं मतलब एक अंदाजा लगाना, ठीक है, कोई चीज का प्रेडिक्शन करना। जैसे कि हमने एक सेल्स का एग्जाम्पल देखा, क्रिकेट का एग्जाम्पल देखा। और फॉरकास्टिंग जो है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मैथमेटिकल रिलेशनशिप हम फाइंड करें और हम और अच्छी फॉरकास्टिंग कर पाए। जितना अच्छा आपको डेटा मिलेगा उतना ही आपकी अच्छी फॉरकास्टिंग होगी, ठीक है।
Till here, anybody having any doubts till this point of time? Till this point of time, anybody having any doubts? ओके अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आप मुझे उन वेरिएबल्स के बीच में जरा रिलेशनशिप बताना, ठीक है? हाँ, वेदर फोरकास्टिंग इज ऑल्सो डन साहिल, बिल्कुल। आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, से 1 2 3 4 5, ठीक है? और मैं आपको y प्रोवाइड करता हूं, से 3 6 9 12 15. Tell me the relationship between x and y. Tell me the relationship between x and y. मुझे x और y के बीच में रिलेशनशिप बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। काफी स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। दे आर सेइंग सर y इज इक्वल टू 3x, ठीक है? वेरी गुड, करेक्ट। अभी मैं आपको एक और सवाल देता हूं, x y, ठीक है? इधर है 1 2 3 4 5, इधर है आपके पास 3 5 7 9 11, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल बताइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई? What is the relationship between x and y? Very good, very good. Y is equal to 2x plus 1, करेक्ट? वेरी गुड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, x y, इट इज अगेन 1 2 3 4 5, and here it is 12 23 32 43 54. Now you tell me the relationship between x and y. What will be the relationship between x and y? Quick. What is going to be the relationship between x and y? हाँ, रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जो हर एक वैल्यू पर ट्रू हो। लकी प्लीज चेक करो, क्या आपको पांचों के पांचों वैल्यू सही मिल रहे हैं क्या? ओनली देन यू कैन टॉक अबाउट दैट द रिलेशनशिप एग्जिबिट्स टू बी ट्रू। पांचों के पांचों वैल्यू पे ट्रू होना चाहिए। रिलेशनशिप, ये आपको बहुत ही ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। एक रिलेशनशिप आपको नहीं मिल रहा होगा। आपको पता है रीज़न? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? जो पहले दो थे ना बेटा, वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स थे, ये आपके मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम थे, ये आपका स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टैट्स। क्यों? आपकी हर एक ऑब्जर्वेशन अलग अलग होने वाली है। स्टैटिस्टिक्स में उल्टा होता है ना बेटा, आपको डेटा दिया जाता है, आपको डेटा में से रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। मैथ्स में क्या होता है? रिलेशनशिप दिया होता है, करेक्ट, और आप फाइंड करते हैं। जैसे हमने एक्स और वाई के बारे में पहले भी पढ़ा है, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है। सिमिलरली रिग्रेशन एनालिसिस जो है, ये पूरा मैटर करता है कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंडेंट है, करेक्ट? तो हम लोग को अगेन सिलेबस में दो ही वेरिएबल्स तक है, फॉर वाई एंड एक्स। पहला जो होता है दैट इज वाई ऑन एक्स, दूसरा जो होता है दैट इज एक्स
ऑन वाई, ठीक है। अभी y ऑन x का मतलब y is dependent on the value of x, y on x का मतलब y is dependent on the values of x। तो x on y क्या होगा, सभी लोग बताइए। What will be x on y, everyone? Simple, x is dependent on the value of y, simple। अब ध्यान से, अब बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना है आपको, बी वेरी वेरी अटेंटिव। वी आर रीचिंग टूवर्ड्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इस पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। बी वेरी वेरी अटेंटिव, आंखें आंखें रब कर लो बेटा, एकदम अटेंटिव रहना है हमको, ठीक है। अभी y ऑन x हो या x ऑन y हो, ठीक है, जो भी डेटा हमें मिलता है वो डेटा हम इन एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। वी प्लॉट ऑन दीज एक्सिस। ये है y ऑन x, ठीक है, एंड से ये है हमारा x ऑन y। इन जनरल मैंने एक रैंडम सी लाइन ली है। आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा y ऑन x है कि x ऑन y है? तो देखो y ऑन x मतलब y इधर है और x इधर है। x ऑन y मतलब क्या रहेगा? दिस इज y ऑन x, दिस इज x ऑन y, ठीक है। सबसे पहली चीज ये, तो जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो हैं वो होते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपको डेटा मिला है वो पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। वी प्लॉट दीज पॉइंट्स। अभी ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को नाम दिया गया है द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, मतलब इट इज द स्टैंडर्ड लाइन। ये क्या है हमारा? स्टैंडर्ड लाइन है। स्टैंडर्ड लाइन मतलब इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, बी अटेंटिव। अब जब मैं मोहित आपको -0.5 का स्क्वायर बोलता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा मोहित? -0.5 का स्क्वायर क्या आएगा? What will be the square of -0.5? Everyone, I want the answer. तुषार चीटिंग नहीं बेटा, पूरा। Yes, it is turning out to be 0.25, ठीक है। मोहित अगेन, मोहित ध्यान से, what will be the square of 0.25? 0.25 का स्क्वायर क्या होगा मोहित? 0.25 का स्क्वायर मोहित 0.0625। कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस मोहित? आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नेगेटिव वैल्यू मतलब क्या? आप लाइन के नीचे हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? नेगेटिव लेते मतलब लाइन के नीचे हुए ना। तो अगर मैं मोहित मॉड लेता हूं, तो देखो क्या हुआ मोहित, क्या मेरे वैल्यूज में चेंज आया? क्या नहीं, वो वैसे के वैसे ही थे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई मोहित। मैग्नीट्यूड वही है, याद आ रहा है क्या? मैग्नीट्यूड ये वही है। लेकिन मोहित जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो देखो क्या हो रहा है, -0.5 का स्क्वायर -2.5। क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिविटी कम हो गई, एरर कम हो गया? डू यू ऑल एग्री विद दिस? -0.5 का इट बिकेम पॉजिटिव तो हुआ ही हुआ, साथ में और कम हो गया। -2.5 का मॉड लिया तो 0.25 था, स्क्वायर लिया और भी कम हुआ, ऊपर से पॉजिटिव भी हुआ। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू टेल यू, इसीलिए आपने नाम पढ़ा था मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब समझा क्यों वो लोग उसको स्क्वायर करते थे, क्यों नहीं मॉड लिया उन्होंने? 12th स्टैंडर्ड में आपने जिन्होंने सीखा है, अच्छी बात,
जिन्होंने नहीं सीखा है और भी अच्छी बात, अभी समझ गए। वाई वी टेक द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। हिनल ये टाइम सीरीज में नहीं है, टाइम सीरीज यहां से आया है, रिग्रेशन का सब पार्ट है टाइम सीरीज, रिग्रेशन का सब पार्ट है। टाइम सीरीज में आप फॉरकास्टिंग करते हो, मूविंग एवरेजेस निकालते हो, बिना रिग्रेशन के टाइम सीरीज एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। करेक्ट, एवरीबडी अंडरस्टूड? यस आचल, तुझे पता है, तुझे आती है चीजें, यू आर राइट। ट्रेंड एनालिसिस, करेक्ट आचल। एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाई वी नेम दिस एज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर? Okay, so this is what your concept of regression is. अब सिर्फ फॉर्मूलाज बचती हैं, वो बहुत इजी हैं। फॉरकास्टिंग को कैसे हम बेटर से बेटर बनाते जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव लेके आ सकते हैं, ये चीज़ें यूज हो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन, सो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दैट इज या तो y ऑन x होगा, या तो क्या होगा बेटा, x ऑन y, और इट विल बी x ऑन y। जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जो हम एस्टैब्लिश करते हैं, वो सिर्फ दो ही वेरिएबल के बीच में है। तो जब दो ही वेरिएबल के बीच में होता है, जैसे हम उधर सिंपल कोरिलेशन बोलते थे, इधर हम उसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, करेक्ट, आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, इट इज y is equal to a plus bx। ठीक है, y is equal to a plus bx, so it is a simple linear regression। तो x on y क्या हो जाएगा, what will be x on y? x equal to a plus by। ठीक है, so this is our standard equation, since it is between two variables, so we call it as linear regression, we call it as linear regression। ठीक है, फिर अब हम यूज करेंगे हमारे समेशन रूल्स, करेक्ट, टू डिराइव। ओके, पलक, कैन यू हेयर मी? पलक, को अभी याद आया? पलक, पलक, कैन यू हेयर मी? ओके, पलक, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है y ऑन x का होता है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, x ऑन y का होता है x इक्वल टू a प्लस बी वाई। ठीक है पलक, अभी ध्यान से, टेक समेशन ऑन बोथ दी साइड्स, टेक समेशन ऑन बोथ दी साइड्स, तो आपको क्या मिलेगा, समेशन ऑफ y इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस बी एक्स। तो समेशन ऑफ y विल बी इक्वल टू, समेशन दोनों को मिलेगा, समेशन a समेशन बी एक्स। रूल्स ऑफ समेशन के मुताबिक समेशन a जो है वो हो जाएगा ए एन, क्योंकि a कांस्टेंट है, मैं कैपिटल एन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, b जो है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर, इट विल बी समेशन ऑफ x। तो आप लोग मुझसे पूछें उसके पहले ही मैं समेशन के रूल्स लिख देता हूँ, फिर कोई पूछेगा मुझे दुख होगा। समेशन ऑफ x प्लस समेशन ऑफ y, दैट इज समेशन ऑफ k क्या होता है, kn, एंड समेशन ऑफ kx इज k कांस्टेंट आउटसाइड समेशन ऑफ x। करेक्ट, तो इसे हम कहते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द नॉर्मल इक्वेशन। ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन। नाउ
मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय एक्स, मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय एक्स, दोनों बाजू अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी summation of, this will be summation of yx, और इधर क्या आ जाएगा? a x n प्लस b समेशन ऑफ x इंटू एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। इधर मैं लिख देता हूँ रीजन, रीजन इज वी मल्टीप्लाइड बोथ दी साइड्स बाय x। अभी what will be an, what will be an, what is the formula of summation of xy? समेशन ऑफ एक्स एन का फॉर्मूला एक्स बार क्या होता है बेटा? समेशन ऑफ एक्स बाय एन, यस और नो? तो एन इंटू एक्स, करेक्ट, विल बी व्हाट? समेशन ऑफ एक्स, करेक्ट। या तो मैं आपको ऐसे भी एकदम सिंपल तरीके से बता सकता हूं, इट इज एक्स इंटू एन, करेक्ट। तो एन जो है वो मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ अगर आपको वेरिएबल है तो आप क्या लिखते हैं बेटा? कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल है, ये देखो इधर इधर, के एन को आप कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ के लिख सकते हैं ना, यस और नो? ठीक वैसे ही अगर वेरिएबल के साथ है तो आप वेरिएबल लिखोगे। सो दिस विल बी नथिंग बट ए समेशन ऑफ एक्स प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस विल बी समेशन ऑफ वाई एक्स, ठीक है। सो दिस विल बी योर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, ये रहेगा आपका सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन। सिमिलरली मैं अभी एक्स ऑन वाई के लिए डिराइव करता हूँ ताकि आपको अगर कुछ डाउट भी हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। टेक समेशन ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या मिलेगा आपको? समेशन ऑफ एक्स is equal to summation of a plus by, then summation of x is equal to summation of a plus summation of by। अभी b कांस्टेंट है बाहर, करेक्ट। सो दिस विल बी summation of x is equal to a n plus b summation of y, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पहला नॉर्मल इक्वेशन फॉर x ऑन y। अब जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था x से, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ दी साइड्स बाय y, yes or no? So this will be summation of xy is equal to a x n plus b summation of y square। तो again x into n will be what? Summation of x, xy will be what? A summation of x plus b summation of y square। इसको अगेन इट इज योर सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, ये आपका दूसरा नॉर्मल इक्वेशन है। हाँ सॉरी, वाई एन आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। So it will be here summation of y, करेक्ट। नाउ इन दोनों को, ये जो दो आपके ग्रीन है ना, इन दोनों को नाम दिया गया है नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक सवाल है, मुझे बताइए, हमने मीन में एक प्रॉपर्टी सीखी थी, वी स्टडीड अ प्रॉपर्टी इन मीन that if y is equal to a plus bx then what? If y is equal to a plus bx then dash, if y is equal to a plus bx then dash, y bar is equal to a plus bx bar, do you all agree with this? Yes or no? Correct, yes or no?
करेक्ट। तो वो चीज़ अगर मैं मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे अप्लाई करूं, करेक्ट, मैं इधर लिखता हूँ इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो देन मतलब इफ देन, ठीक है। हमने पढ़ा है y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बार, तो ये आपको क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू बी ए प्लस बी एक्स बार। सिमिलरली वही सेम मीन की प्रॉपर्टी इधर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स बार, करेक्ट, दिस विल बी व्हाट, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई बार, ठीक है। नाउ टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू इक्वेशंस, take the difference of these two equations. Which two equations? This one and this one. इन दोनों इक्वेशंस का आप क्या कीजिए, डिफरेंस जो है वो लीजिए, करेक्ट, सब्ट्रैक्टिंग। तो क्या मिलेगा मुझे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी वाई माइनस वाई बार, करेक्ट। किसी को सब्ट्रैक्शन में कुछ डाउट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशंस? अभी प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों ही बाजू b है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा y ऑन x है और कौन सा x ऑन y है। तो मैं नाम दे देता हूँ, करेक्ट, इसे सरफिक्स में मैं दे देता हूँ yx, इधर सरफिक्स में मैं दे देता हूँ xy। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, yx, करेक्ट, जिधर जिधर भी है आप उसको yx और xy से क्या करो बेटा, रिप्लेस कर दो। ये नहीं, ये खराब लगेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ना, करेक्ट। सो यू कैन इजीली व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू इट। जैसे कि मैं इधर बोलूंगा y इज इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स एक्स, करेक्ट। मतलब बेसिकली मुझे b को क्या करना है बेटा, सफिक्स देना है। तो सफिक्स फॉर वाई एक्स विल बी दिस एंड फॉर एक्स वाई विल बी दिस, बी एक्स वाई, ठीक है। हर्ष, नहीं रुक जाओ, हर्ष हर्ष रुको रुको रुको। एनीबडी हु रिमेंबर्स स्लोप पॉइंट फॉर्म, anybody who remembers slope point form, please tell me the formula for covariance of xy, 1 by n summation of x minus x bar into y minus y bar divided by variance। वेरिएंस कौन बताएगा, वेरिएंस वेरिएंस वेरिएंस, हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बेटा, वेरिएंस। वेरिएंस विल बी व्हाट, 1 by n summation of x minus x bar the whole square. Do you all agree with this? Do you all agree with the formulas of covariance and variance? अच्छा, इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैं इधर ही लिख दूं। अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय summation of x square by n minus x bar square. Do you all agree with the formulas, alternative formulas, true or false? Alternative formulas, true or false? Correct. Similarly x on y के लिए, x on y के लिए b x y, कोवेरियंस का तो बेटा फॉर्मूला सेम रहेगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इधर क्या आ जाएगा, 1 बाय n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। तो बी एक्स वाई अल्टरनेटिव फॉर्मूला,
summation of xy by n minus x bar y bar divided by summation of y square by n minus क्या आ जाएगा y bar square. Is it understandable to everyone? योगिता डर तो नहीं लग रहा योगिता? फॉर्मूलाज किए हुए हैं पहले से ही, ये फॉर्मूलाज हमने पहले ही किए हैं योगिता. ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है. पटेल मैं एग्जाम्पल इवनिंग में ले लेता हूँ क्योंकि ओवरडोज नहीं हो जाए. ठीक है, आप लोग इवनिंग में ये चीज़ें अगर आप लिख के रख सकते हैं, ये टेबल और ये जो मैंने किया है अगर आप लिख के रख सकते हैं और सामने रखें इवनिंग में अपने सामने, तो आपका इवनिंग सेशन बहुत अच्छा जाएगा. योर टुडेज इवनिंग सेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. देर इज ए क्वेश्चन ऑफ तरुण की सर स्टैट्स में 50% थियरी आता है ना, तो ऐसा नहीं है, वेरी करता रहता है तरुण. जो थियरी आपको आता है वो पूरा ही कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंट रहता है. जैसे कि मैंने आज आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सिखाया इन डिटेल, मीनिंग बताया रिग्रेशन का, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन हमने समझा, फॉर्मूलाज देखी, तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. बाकी भाई किसी का नाम है भाई, किसने स्टैटिस्टिक्स पहली बार इन्वेंट किया था, मतलब किसने पहली बार लिखा था, वो ईयर क्या था, कौन से साइंटिस्ट थे, वो उनके ऊपर 3-4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो आपको अनफॉर्चुनेटली मेमोराइज ही करने पड़ेंगे. तो आई कैंट नॉट टेल यू कि भाई व्हाई दिस पर्सन गेव अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सो यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स. जैसे कि उन्होंने एक बार बहुत ही अजीब भी सवाल पूछ लेते हैं, करेक्ट, जैसे कि कार्ल पियर्सन की जगह पे वो लोग आपको बोलेंगे फाइंड द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अल्टरनेटिव नाम याद ही नहीं रहता है. करेक्ट, तो आई कांट हेल्प इन दैट. आपको वो जो नाम वगैरह हैं बेटा वो तो याद करने पड़ेंगे. बाकी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, नीड नॉट वरी, यू विल अटेम्प्ट इट वेरी नाइसली एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, सो इवनिंग लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो बाकी हैं वो देखेंगे और इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर सम्स करेंगे. अगर अच्छा रहा टाइम तो हो सकता है इवनिंग तक आपका रिग्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए, नहीं तो कल तक तो कंफर्म कंप्लीट हो ही जाएगा. ठीक है, सो उसके बाद स्टैट्स में एक छोटा चैप्टर टाइम सीरीज और एक अच्छा चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो कल ही खत्म हो जाएगा, सो यू नीड नॉट वरी, क्योंकि इसमें एक दो कॉन्सेप्ट्स और बाकी हैं. जैसे ही रिग्रेशन के एक दो कॉन्सेप्ट्स और होंगे तो आपका जो पहला चैप्टर है उसके पूरे सॉल्व्ड एग्जांपल्स एक्सरसाइज कवर हो जाएंगे. सो यू नीड नॉट वरी फॉर दिस थिंग. ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर. Until next lecture, you all stay home, stay safe, have a great day ahead. Thank you.